तो भाग्यश्री उस लड़के को धक्का देकर गिरा देती है और इसी बीच उस लड़के का ध्यान भाग्यश्री के ऊपर चला जाता है, जिससे वो कौवा उड़ जाता है। उस लड़के को देखकर भाग्यश्री बहुत गुस्सा करती है। ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुम्हें खबर भी है? पागल हो क्या तुम? एक तो उस कौवे को उड़ा दिया, ऊपर से मुझे से सवाल कर रही हो। तुम हो कौन? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं भाग्यश्री हूँ। तुम्हें पता भी है वो कितना बदमाश था? जब भी हम अपने दोस्त के साथ यहाँ खेला करते थे तो हम सभी को आवाज निकाल निकाल कर परेशान किया करता था। हम उसे सजा दे रहे थे और तुमने हमें रोक लिया, बेवकूफ लड़की। तुम इतनी छोटी सी बात के लिए कौवे को इतनी बड़ी सजा देने चले थे? आपको कोई हक नहीं है किसी भी प्राणी की जान लेने की। तभी पीछे से नरसिंह देव और कमलेश बात करते हुए आ ही रहे थे। वे दोनों इन दोनों की बातें सुन लेते हैं तो कमलेश अपनी बेटी को चुप कराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नरसिंह देव उसे रोक देता है। अरे तुम चिंता क्यों करते हो कमलेश, जरा हमें भी तो देखने दो कि तुम्हारी बिटिया कितनी समझदार है। नरसिंह देव और कमलेश थोड़ी देर तक ऐसे ही उन दोनों के बीच चल रही छोटी सी बहस को सुनते रहते हैं। भाग्यश्री की बातों को सुनकर नरसिंह देव को ये एहसास होता है कि भाग्यश्री वाकई में बहुत बुद्धिमान और समझदार बच्ची है। नरसिंह देव उन दोनों के पास जाता है। वाह बेटे वाह, तुम्हें कितनी दया भावना है जानवरों के लिए। और एक मेरे बेटे को देखो, एक मासूम पक्षी की जान लेने चला था नालायक। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो लड़का नरसिंह देव का ही इकलौता बेटा जितेंद्र है। क्या पिताजी, आप भी इस लड़की की तरफ से ही बोल रहे हैं? बेटा लेकिन ये बात तो सही है ना कि तुमने उस कौवे के साथ गलत करने की कोशिश की है। मालिक बच्ची है, माफ कर दीजिए। बेटा जितेंद्र, तुम गुस्सा मत करो, मैं समझाता हूँ अपनी बेटी को। अरे कमलेश तुम चिंता मत करो, वो ऐसा ही है। अभी थोड़ी देर में ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, देखना। अंकल जी, आपको पता है ज्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। उसकी ये बात सुनकर नरसिंह देव और कमलेश हंसने लगते हैं। भले ही उसकी उम्र 10 साल की है, लेकिन उसका दिमाग किसी 15 साल की लड़की से कम नहीं था। और तभी नरसिंह देव अपना मन बना लेते हैं कि वो भाग्यश्री को ही अपने घर की बहू बनाएंगे। लेकिन इससे पहले वो अपनी पत्नी माला देवी से इस बारे में बात करना चाहते थे, इसीलिए वो उस दिन कमलेश से कुछ नहीं कहते। वे अपने घर में भाग्यश्री के रिश्ते की बात करते हैं तो माला देवी भी अपने पति की बात पर सहमत हो जाती हैं। माला देवी की बड़ी बहन का नाम मंजुलिका था और मंजुलिका थोड़ी तेज तड़ाक औरत थी। उसके पति की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी और उसके ससुराल वाले भी अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो अपनी छोटी बहन माला देवी के घर में ही रह रही थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रियतारा था। प्रियतारा देखने में बहुत सुंदर और गोरी थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बेहद घमंड था, क्योंकि उसकी माँ ने तो उसे 7वें आसमान पर चढ़ा रखा था। यहाँ तक कि उसे किसी से कैसे बात करना है ये सलीका भी नहीं आता था। और जब मंजुलिका को पता चलता है कि जितेंद्र का रिश्ता तय होने वाला है तो वो मन ही मन नाखुश हो रही थी। और ऐसा क्यों था ये हमें आगे पता चलेगा। तो जितेंद्र के परिवार वाले कुछ दिन बाद कमलेश के घर आते हैं भाग्यश्री का रिश्ता लेकर। तो जैसे ही उसका परिवार कमलेश के घर आता है, भानुमति ने उस दिन बहुत सारे पकवान बनाए थे। अरे मालिक, आप हमारी बेटी का विवाह अपने बेटे से करवाना चाहते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मालिक। मेरे तो पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे हैं खुशी के मारे। अरे क्या कमलेश, तू भी ना। अरे तेरी जैसी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी तो ये सौभाग्य की ही बात होगी ना हमारे लिए। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ मालिक। सब हंसने लगते हैं। तो ऐसे ही कमलेश और नरसिंह देव के बीच बातचीत हो रही थी और दूसरी ओर भानुमति मेहमानों के लिए कचौड़ियाँ और समोसे तल रही होती है। थोड़ी देर बाद सारा नाश्ता तैयार हो जाता है और वो तैयार नाश्ता लेकर हॉल रूम में आ जाती है। जी नाश्ता करिए अब आप सब लोग, पहले खा लीजिए फिर आराम से बात करिएगा। जितेंद्र समोसे देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे बचपन से ही समोसे बहुत पसंद थे। तो उस समय दिन के 1 बज रहे थे। भाग्यश्री उस वक्त स्कूल गई हुई थी। थोड़ी देर में वो स्कूल से थक के वापस आती है तो देखती है कि घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं और वो फिर से उसी लड़के को देखती है। वो तो उसे देखकर कुछ नहीं बोलती, लेकिन जितेंद्र भाग्यश्री को देखकर फिर से गुस्सा हो जाता है। पापा देखो, ये लड़की फिर से आ गई। एक तो मेरे घर का समोसा खा रहे हो और मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। ये घर तो कमलेश अंकल का है, तुम्हारा नहीं। भाग्यश्री तो अभी बच्ची थी, उसे क्या मालूम था कि कहाँ पर क्या बोलना है।
वो तो समोसे को लेकर जितेंद्र से लड़ने लगी। इन दोनों की ऐसी बचकानी हरकतें देखकर दोनों परिवार हंसने लग जाते हैं। जहाँ सभी लोग भाग्यश्री और जितेंद्र की मासूम लड़ाई को देखकर हंस रहे थे, वहीं दूसरी ओर मंजुलिका चुपचाप मुंह बनाकर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे भाग्यश्री बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। माँ, ये लड़का मुझसे लड़ाई कर रहा है और आप सब हंस रहे हैं। अरे बेटा, तुम बात ही ऐसी कर रही हो कि हमें हंसना पड़ रहा है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, तुम भी आओ, समोसे खा लो, बैठो यहाँ पर। भाग्यश्री अपनी माँ की बात कभी नहीं टालती थी, इसलिए वो उनकी बात चुपचाप मान जाती है और सोफे पर चुपचाप बैठ भी जाती है। उस समय जितेंद्र और भाग्यश्री एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और एक दूसरे को मुँह चिढ़ा रहे थे। अच्छा बेटा, हमें पता है कि ये लड़का तो बहुत ही शैतान है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम दोनों आपको कैसे लगे। हाँ, आप लोग तो मुझे बहुत अच्छे लगे। देखिए ना, आप दोनों कितने अच्छे हैं, सबसे कितने प्यार से बात करते हैं, और आपका बेटा कितना शैतान है। ऐसा क्यों? तो ठीक है बेटा, आप इसे सुधार देना, ठीक है? मैं इन्हें कैसे सुधार सकती हूँ अंकल जी? बेटा, हम आपका रिश्ता लेकर आपके घर में आए हैं और अब जल्दी आप हमारे घर की बहू बनकर हमारे घर आएंगी। भाग्यश्री को पता चल जाता है कि ये लोग तो उसका रिश्ता करने के लिए आए हुए थे। हालांकि उसको शादी का मतलब तो नहीं पता था, लेकिन उसके गांव में इतनी सारी शादियां हुई थी और उसने सभी लड़कियों को दूसरे के घर जाते हुए देखा था, तो उसे इस बात की खबर तो थी कि शादी हो जाने के बाद हर लड़की को किसी दूसरे के घर जाना पड़ता है। और वैसे भी वो प्रिया की हालत तो देख ही रही थी। बेचारी ये बात सोचकर परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर भानुमति ये नहीं चाहती थी कि भाग्यश्री को इस बात की भनक हो कि अब उसकी शादी होने वाली है। वो तो उसको आराम से बैठाकर समझाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही माला देवी ने उसे सब कुछ बता दिया। लेकिन मुझे किसी के घर नहीं जाना है, मुझे नहीं रहना। और वो अपना स्कूल बैग वहीं पर छोड़कर अपने कमरे के अंदर रोती हुई चली जाती है। भानुमति और कमलेश थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं और वहीं दूसरी ओर मंजुलिका इस बात का फायदा उठाकर माला देवी के कान में कुछ कहती है। अरे देखो तो कितनी अकड़ है इसमें, राम राम, ये क्या पार पड़वाएगी? अरे नहीं दीदी, छोटी बच्ची है, बेचारी को क्या पता, समझ जाएगी धीरे धीरे, आप चिंता मत करिए। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, अभी बच्ची है, समझ जाएगी, उसे माफ कर दीजिए, मैं समझाती हूँ उसे। कमलेश और भानुमति को उस दिन भाग्यश्री की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है और इसीलिए वो दोनों हाथ जोड़कर नरसिंह देव और उनकी पत्नी से माफी मांगते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं। नरसिंह देव और उनकी पत्नी का दिल काफी नरम था, वे दोनों उसकी बात का कोई भी बुरा नहीं मानते हैं और शादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद नरसिंह देव और उनका परिवार वहाँ से चला जाता है। शाम होती है और माया भानुमति के घर आती है और जब वो घर आती है तो भानुमति उसे बताती है कि नरसिंह देव जैसे अमीर घराने से उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भानुमति, हमारी दोनों बेटियों के तो भाग्य ही खुल गए, सच में भगवान मेहरबान है बच्चियों पर। अब भाग्यश्री के घर में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ भाग्यश्री थोड़ी परेशान है। तो दिन बीतते जाते हैं और शादी की तैयारियां चलती रहती हैं। वहीं दूसरी ओर भाग्यश्री की शादी की तारीख भी पक्की हो गई है। उसकी और जितेंद्र की शादी अब 15 दिन बाद ही थी। भाग्यश्री की माँ उसका स्कूल छुड़वा देती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो अपने माता पिता की बात मानने के लिए मजबूर थी, क्योंकि उसके गांव में बाल विवाह जैसी कुप्रथा बहुत पहले से ही चली आ रही थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कमलेश का परिवार इस प्रथा को ना दोहराए। तो शादी का दिन आ ही जाता है। सभी लोग बड़े खुश थे, लेकिन वो लोग आने वाली समस्या से अपरिचित थे। शादी की तैयारियां हो चुकी थी और बारात भी आ चुकी थी। थोड़ी ही देर में पूजा भी शुरू हो जाती है और भाग्यश्री की कन्यादान की रस्म भी पूरी हो जाती है। दोनों दूल्हा और दुल्हन मंडप पर बैठे हुए थे। जितेंद्र तो उस समय मंडप पर बैठने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी भी उसमें वही बचपना ही था और वो भाग्यश्री को पसंद भी नहीं करता था। वो बार बार भाग्यश्री को देखकर मुंह चिढ़ाए जा रहा था। पहले तो भाग्यश्री कुछ नहीं बोलती है, लेकिन बाद में जब उसे गुस्सा आता है तो वो कहती है, एकदम बंदर जैसे लग रहे हो। हाँ। और उसकी इस बात पर सभी बाराती और घराती हंसने लगते हैं। सभी का ध्यान दूल्हा और दुल्हन के ऊपर था और तभी वहाँ पर एक अनहोनी घट जाती है। पता नहीं कहाँ से अचानक से एक काले रंग का बैल शादी के मंडप वाली जगह में आ जाता है और हर जगह अफरा तफरी मचा देता है।
दरअसल माला देवी की कोठी के बगल में एक गौशाला थी और किसी ने जानबूझकर उस बैल को मंडप की ओर छोड़ दिया था ताकि वो वहाँ पर तबाही कर दे। लेकिन ये जानना बाकी था कि आखिर वो कौन था जिसने ये बेकार हरकत की थी। अरे ये तो गौशाला का बैल है, सभी लोग अपने रास्ते से हट जाओ, नहीं तो ये बैल मार देगा सबको। पता नहीं कहाँ से ये बेलगाम बैल यहाँ पर आ गया है। उस समय शादी का माहौल था। शादी में सभी लोग आए हुए थे और ये सब तमाशा हो गया था। बेचारी भानुमति तो ये सब देखकर रोने लगती है। सभी लोग जल्दी से दूसरी जगह पर जाने लगते हैं और दूल्हा और दुल्हन को भी सुरक्षित दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। जल्दी से उस आदमी को बुला लिया जाता है जिसकी गौशाला थी और वो वहाँ पर आकर अपने बैल को पकड़कर वापस ले जाता है। भाग्यवश किसी को भी चोट नहीं आई थी, लेकिन आधे लोग तो शादी से भाग चुके थे। फिर भी शादी को ऐसे ही रोक नहीं सकते थे। माला देवी जल्दी से शादी की पूजा फिर से शुरू करवाने के लिए बोलती है। वैसे भी अब थोड़े ही रस्मों रिवाज बाकी रह गए थे और शादी संपन्न होने वाली थी, लेकिन पंडित जी वहाँ से भागे नहीं थे। उस वक्त वो किसी दूसरे कमरे में जाकर छुप गए थे। तो शादी बड़े अच्छे से संपन्न हो जाती है और सब कुछ सही रहता है। उस समय कमलेश और भानुमति काफी भावुक हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी की विदाई के समय ज्यादा रोते नहीं हैं, ताकि उनकी बेटी को बुरा न लगे। चिंता मत करो भानुमति, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी इतने अच्छे घर में ब्याह होकर जा रही है। हाँ, थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन देखो शादी हो गई है। शादी में प्रिया और उसके ससुराल वालों को भी बुलाया गया था, लेकिन प्रिया थोड़ी उदास सी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि शादी करने के बाद उसकी जिंदगी कठिन हो गई है। पता नहीं क्यों उस दिन प्रिया की सासू माँ थोड़ी गुस्से में लग रही थी और हर बात पर मुंह बना रही थी। दूसरी ओर वहीं बेचारी माया बार बार उसकी सासू माँ को खुश करने का प्रयास कर रही थी। वो कभी उसे पानी देती और कभी खाने के लिए पूछती रहती। देखकर तो यही लग रहा था कि उसकी सासू माँ कोई अच्छी औरत नहीं है। और अब देखना ये था कि शादी के बाद भाग्यश्री का जीवन कैसा होने वाला है। तो भाग्यश्री विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में 2-4 दिन तो ठीक रहता है, लेकिन इसके बाद उसके जीवन में परेशानियों का आगमन शुरू हो जाता है। अगर उस घर में भाग्यश्री को कोई परेशान करने वाला था तो वो थी सिर्फ मंजुलिका और उसकी बेटी प्रियतारा। दरअसल मंजुलिका ना ही माला देवी के बेटे जितेंद्र को पसंद करती थी और ना ही भाग्यश्री को। तो अब उसका खेल घर में शुरू हो जाता है और वो भाग्यश्री को परेशान करना शुरू कर देती है। तो एक दिन जब भाग्यश्री अपने कमरे में अकेली थी तो मंजुलिका उसके कमरे में उसके लिए नए कपड़े लेकर जाती है। बेटा ये लो, ये तुम्हारी सासू माँ ने भिजवाया है। वो चाहती हैं कि ये कपड़े तुम कल पहनो, क्योंकि कल तुम्हारे ससुर के चचेरे भाई प्रेमनाथ सिंह अपने परिवार के साथ यहाँ आने वाले हैं। और ध्यान रहे, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जी बड़ी सासू माँ, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन हमारे खानदान में एक रीति है, और रीति ये है कि जब भी कोई हमारे घर में आता है तो हम उसे एक शब्द बोलकर उसका आदर सम्मान करते हैं। दरअसल मंजुलिका भाग्यश्री की बेइज्जती करवाना चाहती थी, इसीलिए वो उसे एक अपशब्द सिखाती है और वो ये बोलती है कि ये एक सम्मानित शब्द है। बेचारी भाग्यश्री को क्या पता था कि मंजुलिका के दिमाग में क्या चल रहा है, और वो वैसा ही करती है जैसा मंजुलिका उसे सिखा गई थी। रात बीतती है और सूरज उगता है और 9 बजे के बाद घर में मेहमान भी आ जाते हैं। प्रेमनाथ सिंह अपने 2 बच्चे और अपनी बड़ी बहन कल्पना और उसके पति अजय के साथ आया था। प्रेमनाथ की लड़की बचपन से ही बोल नहीं पाती थी, इसीलिए उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। तो उनके आने के बाद माला देवी और नरसिंह देव बड़े प्रेम और आदर सत्कार के साथ सभी का स्वागत करते हैं और वे उनके लिए पकाए हुए स्वादिष्ट नाश्ते और भोजन को उनके सामने टेबल पर रखवाते हैं। अरे भाभी जी, हमें माफ करना, हम शादी में नहीं आ पाए। दरअसल हमारी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। अरे कोई बात नहीं, शादी में आना इतना जरूरी नहीं जितना कि अपनी माँ का ख्याल रखना है, समझे ना आप? नरसिंह देव और माया देवी अपने घर में आए हुए मेहमानों से बातचीत करने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद प्रेमनाथ माला देवी को उनकी बहू को दिखाने के लिए कहता है और भाग्यश्री को बुलाया जाता है। तो जैसे ही भाग्यश्री हॉल रूम में मेहमानों से मिलने के लिए आती है, वैसे ही वो उस शब्द को सबके सामने दोहराती है जो शब्द मंजुलिका ने उसको पिछली रात सिखाया था। भाग्यश्री को तो ये भी नहीं पता था कि वो शब्द कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि एक प्रकार की गाली है। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर माला देवी एकदम चौंक जाती है और उसे तुरंत दूसरे कमरे के अंदर ले जाती है।
वो उससे प्रश्न पूछने वाली ही होती है कि मंजुलिका भी कमरे के अंदर आ जाती है। मंजुलिका भाग्यश्री को डांटने लग जाती है, लेकिन माला देवी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अरे दीदी, इसे ऐसे मत डांटो, हो सकता है उसने किसी से ये गाली सीखी हो या फिर किसी ने इसे ये सिखाया हो। इस छोटी बच्ची को इस शब्द का मतलब क्या पता। मंजुलिका काफी चालाक औरत थी, उसने ही भाग्यश्री को वो शब्द सिखाया था, लेकिन वो माला देवी के सामने ऐसा दिखाती है कि जैसे उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बेचारी भाग्यश्री को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या बोल रही हैं, और वो रोने लगती है। अरे बेटा, रोते नहीं है, मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी ना रही हूँ, चुप हो जाओ। मुझे इन्होंने ही कहा था ऐसा बोलने के लिए। चुप कर, झूठी कहीं की, मैं तुझे ये सब क्यों सिखाऊंगी। लेकिन मंजुलिका काफी चालाक थी, वो तो उल्टा उसी को ही डांट देती है। माला देवी अपनी बड़ी बहन से बहुत प्रेम करती थी, तो वो अपनी दीदी के बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकती थी। लेकिन फिर भी माला ने भाग्यश्री को उस वक्त कुछ ज्यादा नहीं कहा। बेटा, ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जाता, चलो छोड़ो ये सब बात को, गलती को मान लेते हैं। लेकिन माँ जी, तुम ये बताओ, क्या तुम्हें उस शब्द का मतलब भी पता है जो शब्द तुमने अभी बाहर सबके सामने बोला है? बताओ हमें। नहीं माँ जी, मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता है, सच्ची में। कोई बात नहीं बेटा, मैं बता रही हूँ, ये एक गलत शब्द है और केवल गलत लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आगे से कभी मत बोलना। ठीक है माँ, मैं आज के बाद कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से कभी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, समझी? अरे दीदी, छोड़ दीजिए उसे, बच्ची है वो। तभी हॉल से नरसिंह देव की आवाज आती है और वो माला देवी और भाग्यश्री को बुलाते हैं। माला देवी को ऐसा लग रहा था कि शायद प्रेमनाथ को उसकी बहू के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद गुस्सा आ गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे भाभी जी, आप चिंता मत करिए, हम लोग गुस्सा नहीं हुए हैं। हम जानते हैं कि आपकी बहू अभी केवल 10 साल की है। अरे उसे क्या पता इस शब्द का मतलब। हाँ भाई साहब, सही कहते हो आप। हो सकता है कि उसने बाहर कहीं किसी के मुंह से ये शब्द सुन लिया हो, इसीलिए हमारे सामने बोल दिया हो। बिल्कुल, इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं भाभी जी। आइए और हमारे साथ नाश्ता कीजिए, चलिए। प्रेमनाथ की ये बात सुनकर माला देवी को काफी अच्छा लगता है और भाग्यश्री के साथ सोफे पर बैठ जाती हैं। वहीं दूसरी ओर मंजुलिका को काफी गुस्सा आता है कि उसकी ये चाल असफल हो गई थी। तो इसके बाद सभी लोगों में बातचीत होती है और थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। रात में सभी लोग बैठकर खाना पीना करते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भाग्यश्री को बहुत बुरा लग रहा था और वो सोच रही थी कि मंजुलिका ने आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया। इसमें उसका और उसकी माँ का कोई कसूर नहीं था। अगर कसूर था तो सिर्फ बाल विवाह प्रथा का, जिसकी वजह से छोटी छोटी बच्चियां छोटी उम्र में घर छोड़कर दूसरे के घर जाने के लिए मजबूर हो रही थी। तो प्रेमनाथ का परिवार कुछ दिन नरसिंह देव के घर में रहता है। वैसे प्रेमनाथ की लड़की का नाम निहारिका था और लड़के का नाम चित्रांशु था। अरे नरसिंह, तुझसे कुछ कहना था। अरे बोल बोल, क्या बात है? अरे तुझसे कहना था कि तू कुछ महीनों के लिए मेरे बच्चों को यहाँ पर रख ले। तुझे तो पता ही है ना कि जब से इनकी माँ गुजरी है, इन दोनों बच्चों पर कितना असर पड़ा है। अरे ये भी कोई कहने की बात है? कोई समस्या नहीं है, ये भी तो तेरा ही घर है। तेरे बच्चे यहाँ आराम से रहेंगे। बस कुछ महीने की बात है, फिर मैं अपने बच्चों को लेने आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, तू चिंता मत कर। निहारिका और चित्रांशु पहले भी नरसिंह देव के यहाँ कई महीनों तक रुकने आया करते थे। वे लोग जब नरसिंह के घर आते थे तो उसे भी काफी अच्छा लगता था, क्योंकि वो निहारिका और चित्रांशु से बेहद प्यार करता था। प्रेमनाथ को काफी खुशी होती है कि नरसिंह देव उसके बच्चों को रखने के लिए तैयार हो गया था। तो इसके 2 दिन बाद प्रेमनाथ अपने दोनों बच्चों को वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस बात से मंजुलिका बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे उस कोठी में सिर्फ कुछ ही लोगों की उपस्थिति पसंद थी। वैसे निहारिका और चित्रांशु का व्यवहार सभी के प्रति बहुत अच्छा था और उन्होंने जल्द ही भाग्यश्री से दोस्ती भी कर ली थी। तो वहीं दूसरी ओर जितेंद्र भाग्यश्री से ज्यादा बात नहीं किया करता था और हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए बाहर अपने दोस्तों के साथ चले जाया करता था। क्योंकि अब घर में चित्रांशु आ गया था तो वो ज्यादा समय चित्रांशु के साथ ही बिताता था। तो एक दिन 3 बजे निहारिका, प्रियतारा और भाग्यश्री तीनों घर घर खेल रहे थे। प्रियतारा को बचपन से ही श्रृंगार और सजावट का काफी शौक था और वो हमेशा घर में भी तैयार होकर ही रहा करती थी। तो वो निहारिका और भाग्यश्री को सिखाती है कि किस तरीके से खुद को सजाना और संवारना है। वो सबका मेकअप भी कर देती है।
जैसे कि प्रियतारा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, तो वो बार बार भाग्यश्री को कुछ न कुछ कह दिया करती थी। लेकिन भाग्यश्री काफी भोली थी। वो उसके मजाक का जवाब नहीं देती थी और हंसी में टाल देती थी। निहारिका को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि प्रियतारा बार बार भाग्यश्री को गलत गलत बोल रही है। तभी वहाँ पर प्रियतारा की माँ आ जाती है और अपनी बेटी के तारीफों के पुल बांधने लग जाती है। वाह क्या बात है, मेरी बेटी तो एकदम चांद लग रही है, चांद। नजर ना लगे मेरी फूल सी बिटिया को। क्या माँ, इतना अच्छा मेकअप किया था, आपने मेकअप ही बिगाड़ दिया मेरा। अच्छा बाबा, माफ कर दी। प्रियतारा जी, वो आपकी माँ है, आपको अपनी माँ से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। तुम उसे मत सिखाओ कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरी बेटी को सब कुछ पहले से ही आता है, तुम्हारी तरह नहीं है वो, समझी। प्रियतारा की इस तरह की आदत की वजह कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। उसी ने उसे इतना लाड़ प्यार दे दिया था कि वो बिगड़ गई थी और उसे अपनी जुबान पर बिल्कुल लगाम भी नहीं था। मंजुलिका अपनी बेटी को समझाने की बजाय उसी का साथ दे रही थी। तभी अचानक से माला देवी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये तो सासू माँ की आवाज है। अरे दीदी, आप ठीक तो हैं? ऐसे कैसे गिर गयी? रसोई में से सब्जी जलने की गंध आ रही थी तो दौड़कर मैं देखने गई और इसी चक्कर में नीचे गिर गई। अरे भाग्यश्री, थोड़ा अपनी सास का हाथ बटा दिया करो। तुम्हारा विवाह हो गया है अब, ये सब नहीं सिखाया क्या तुम्हारी माँ ने? तुम्हें तो फैशन करने की पड़ी थी। ओहो, तुम बड़ा उसका साथ दे रही हो। जब बड़े बोल रहे होते हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अरे दीदी छोड़िए, ये तो बच्चे हैं, इसमें इनकी क्या गलती है। आप चिंता मत करिए, बस थोड़ी चोट आई है। अच्छा चल, मैं तेरे पैर में तेल लगा देती हूँ। उसी दिन शाम के समय जितेंद्र अपनी कॉपी में भगत सिंह का चित्र बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ जितेंद्र, परेशान लग रहे हो? तुम्हें क्या मतलब? अभी जाओ यहाँ से, दिख नहीं रहा है, मैं भी व्यस्त हूँ। मुझे पता है तुम ये चित्र नहीं बना पा रहे हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अच्छा, तो तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम्हें पता भी है कि भगत सिंह कौन थे? हाँ जितेंद्र, भगत सिंह जी हमारे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दे दी थी। अच्छा ठीक है, तुम चित्र बनाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने अच्छे से बना लेती हो। ठीक है, कैसा है बताओ? हाँ ठीक ही है, सही है। कल स्कूल में चित्रकला का कंपटीशन है, तो मैं अपने स्कूल में यही बना बनाया हुआ चित्र ले जाता हूँ। अगले दिन स्कूल में। वाह जितेंद्र, तुमने तो बहुत ही अच्छा चित्र बनाया है। अरे मुझे तो लग रहा है कि तू ही कंपटीशन जीत जाएगा। और होता भी ऐसा ही है, वो कंपटीशन जीत जाता है और उसके सारे शिक्षक उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। वाह, आज मेरा बेटा बहुत खुश है, क्या बात है। अरे माँ, मैं आज स्कूल में चित्रकला का कंपटीशन जीता हूँ। ओहो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बेटा, तुम तो चित्रकारी में बिल्कुल अनाड़ी हो, तो किसने बनाया ये? भाग्यश्री ने बनाया है ना, मैंने सब देख लिया था। तभी भाग्यश्री आ जाती है। ऐसा नहीं है, जितेंद्र ने भी बहुत मेहनत करी है। बहुत बहुत शुक्रिया भाग्यश्री, आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे शिक्षक ने मेरी बहुत तारीफ की। चलो इसी बहाने तुम दोनों की दोस्ती तो हो गई। हाँ बिल्कुल सही कहती हो। भाग्यश्री और जितेंद्र के बीच में अब सब कुछ ठीक होने लगा था, तो वहीं दूसरी ओर मंजुलिका से ये सब देखा नहीं जा रहा था। खैर अगले दिन जितेंद्र और भाग्यश्री किताब लेकर बैठे हुए थे। मंजुलिका उनको दरवाजे से चुपके से देखती है। बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, खुश होने दो, मैं भी देखती हूँ कब तक खुश होते हैं ये लोग। वो दरवाजा खटखटाती है। नीचे चलो, कुछ काम है। जी बड़ी माँ। वो उसको अपने कमरे में ले जाती है। ये देखो, मेरा कमरा बिल्कुल बिखरा हुआ है, इसको 1 घंटे के अंदर बिल्कुल सही कर देना। जी बड़ी माँ। बड़ी आई ना पढ़ाई करने वाली, अब पढ़ तू। बेचारी भाग्यश्री उस दिन अपने छोटे छोटे हाथों से मंजुलिका के कमरे को बड़े अच्छे से सेट कर देती है। तभी वहाँ पर माला देवी आ जाती। ओहो भाग्यश्री, तुमने तो बिल्कुल कमाल कर दिया, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। अरे कमाल की बात है माला, मेरी प्रियतारा भी तो सारा काम कर लेती है, खाली बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो इसे ही कोई काम सिखा दूं। अच्छा ठीक है दीदी। तभी वहाँ पर जितेंद्र आ जाता है। अरे भाई तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरे साथ चलो। दोनों में दोस्ती हो ही गई आखिर। जाओ भाग्यश्री, जितेंद्र के साथ जाओ। जी माँ जी। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तुम्हें नहीं लगता तुम हर किसी को कुछ ज्यादा ही छूट देती हो?
अरे दीदी, दोनों बच्चे ही तो हैं, खेलने दीजिए। साथ खेल के थोड़ा पढ़ाई भी कर लेंगे। पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में हमारे घर के सारे नियम कानून ही तोड़ दें। अरे दीदी, ऐसा क्यों कहती हो आप? अरे तुझे तो पता ही है ना, लड़कियों का पढ़ने लिखने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ, अपनी बहू का ध्यान रखा कर। खैर, माला देवी अपनी बड़ी बहन की बातों को अनसुना कर देती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। अरे बेटा, जरा हमें भी तो बताओ, क्या पढ़ रहे हो? पिताजी, मैं गणित के कुछ प्रश्न हल कर रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहे हैं। अच्छा लाओ, मैं सिखाता हूँ। तभी जितेंद्र के पिता उसे गणित सिखा ही रहे होते हैं कि भाग्यश्री वहाँ आ जाती है। पिताजी, आप दोनों को माँ बुला रही है खाना खाने के लिए। 2 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा, तो तुम ये प्रश्न हल कर रही हो? लाओ, मैं कर देती हूँ। दरअसल प्रश्न तो सरल था, लेकिन जितेंद्र को वो प्रश्न नहीं आता था। वहीं भाग्यश्री थोड़ी देर में इस प्रश्न को हल कर देती है। देखो जितेंद्र, भाग्यश्री ने कितने अच्छे से प्रश्न हल कर लिया। अरे पिताजी, आप क्या बात करते हैं? ये तो बाद में मैं भी कर लूँगा। ओह, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे पहले पकड़ कर तो दिखाओ। और दोनों बच्चों की तरह यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं और तभी भाग्यश्री जोर से मंजुलिका से टकरा जाती है। मंजुलिका के हाथ में सब्जी की कटोरी थी, वो भी गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, गलती हो गई। तुझे अकल नहीं है क्या? तूने मेरी कटोरी भी गिरा दी और मेरे कपड़े भी खराब कर दिए। मासी, इसकी गलती नहीं है, मैं ही उसे दौड़ा रहा था। तुम जाकर चुपचाप खाना खाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर माला देवी भी आ जाती है। उसे भी भाग्यश्री और जितेंद्र पर थोड़ा गुस्सा आता है। अभी खाने का टाइम हुआ है ना, तो आप लोग यहाँ पर खेल रहे हैं अभी? ये तो गलत बात है ना। लेकिन मम्मी। लेकिन कुछ नहीं, जल्दी से अपनी मासी माँ से दोनों लोग माफी मांगिए। चलिए। हम दोनों को माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हाँ हाँ ठीक है, चलो जाओ खाना खाओ। अगले दिन सुबह निहारिका, चित्रांशु, प्रियतारा, भाग्यश्री और जितेंद्र खाना पीना खाने के बाद आंगन में लुका छुपी खेल रहे थे। भाग्यश्री, तुझे अभी मजा चखाती हूँ मैं। वो गुस्से में चिल्लाकर भाग्यश्री को अपने कमरे में बुलाती है। भाग्यश्री, हे भगवान, इस लड़की ने सत्यानाश कर दिया। आवाज सुनकर माला देवी भी आ जाती हैं। अरे दीदी, क्या हुआ? ठीक तो हैं आप? अरे थोड़ा ठहर, तुझे बताती हूँ मैं, पहले उसे यहाँ आने दे। और थोड़ी देर बाद भाग्यश्री सभी बच्चों के साथ उनके कमरे में आती है। अरे क्या हुआ बड़ी माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तू चुप कर, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, चल जा यहाँ से। माँ, क्या बात है, बताइए। अरे ये देखो मेरी अलमारी, इसमें से मेरी सोने की घड़ी गायब है और कल भाग्यश्री ही मेरे कमरे को सेट कर रही थी। अरे दीदी, वो तो बच्ची है, वो सोने की घड़ी लेकर क्या करेगी? अरे हाँ हाँ, तू तो बस उसका ही साथ दिया कर। हाँ, अपनी बहन पर से तो विश्वास ही उठ गया है तेरा। अरे दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं कसम खाती हूँ माँ, मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई। भाग्यश्री ऐसा नहीं कर सकती है मासी माँ, आप उसे चोर कैसे कह सकती हैं? चलो सभी लोग इसके कमरे में, देखते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और सभी लोग भाग्यश्री के कमरे में जाते हैं और मंजुलिका जब कमरे की छानबीन करती है, अलमारी के कपड़े गिरा देती है, सामान यहाँ से वहाँ कर देती है। तभी उसे बिस्तर के नीचे अपनी सोने की घड़ी मिल जाती है। बेटा, ये घड़ी तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? माँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये मेरे कमरे में कैसे आ गई, मैंने तो कभी देखी भी नहीं घड़ी। बेचारी निहारिका भी इशारों इशारों में भाग्यश्री का साथ देती है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं मानता। माला, ये चित्रांशु और निहारिका भाग्यश्री का कुछ ज्यादा ही साथ दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब कामों में इन दोनों का भी हाथ हो? बड़ी माँ, आप हम पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? हमें तो ये भी नहीं पता था कि आपके पास कोई सोने की घड़ी भी है। देखा माला, कितनी जुबान चल रही है इन लोगों की। हैं, निकम्मे। प्रियतारा वहाँ पर इन लोगों को डांट पड़ती हुई देखकर खुश हो रही थी। भाग्यश्री, मुझे पता है तुमने इनकी घड़ी की चोरी नहीं करी है, लेकिन अगर तुम्हें उनकी ये घड़ी पसंद थी तो हमें बताती, हम तुम्हें नई ला देते। लेकिन माँ। बस अब इस तरीके से बिना पूछे किसी से सामान नहीं लिया जाता है, समझ गई? पर माँ, भाग्यश्री ऐसा। बस अब बहस नहीं, कुछ नहीं बोलना। अब सब लोग बाहर जाओ और बाहर खेलो। और इसके बाद वो सभी को बाहर भेज देती हैं। तू ये चित्रांशु और निहारिका को अपने घर क्यों नहीं भेज देती? जब से आए हैं परेशान कर रखा है। अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो आप? आपको तो पता है ना, प्रेमनाथ भाई साहब अभी इस समय काफी मुसीबत में हैं।
अगर ऐसे में हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ हाँ, तुम लोगों ने तो समाज सेवा का ठेका ले लिया है बस। अरे क्या दीदी, आप भी कैसी बातें करती हैं? खैर छोड़, मुझे पता है तू मेरी बात बिल्कुल नहीं मानने वाली। वहीं दूसरी ओर चित्रांशु, निहारिका, जितेंद्र और भाग्यश्री इस घटना से काफी दुखी हो गए थे। निहारिका, मुझे माँ के घर जाना है, अब मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। निहारिका, माँ ने कहा था कि कुछ दिन बाद मुझे घर आना होगा, लेकिन इतने दिन हो गए हैं, अभी तक नहीं गई। तुम चिंता मत करो भाग्यश्री, तुम्हारी मम्मी जरूर आएगी, मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। रोते नहीं है, चुप हो जाओ, बिल्कुल बंदरी लग रही हो रोते हुए। तो चित्रांशु थोड़ी देर बाद घर के टेलीफोन से अपने पिता को कॉल लगाता है। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? मुझे लेने आ जाइए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अरे क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? पापा कुछ भी ठीक नहीं है, आज बड़ी माँ ने हम पर चोरी का इल्जाम लगाया। क्या? हाँ पापा, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पापा प्लीज आप आ जाइए हमें लेने। बेटा लेकिन तेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है, मैं अभी ऐसे नहीं आ सकता। तो कब आएंगे आप? मैं 4 दिन बाद आऊंगा। ठीक है मेरे बेटे, तू चिंता मत कर। ठीक है पापा, मैं आपका इंतजार करूंगा। उसकी ये सारी बातें मंजुलिका चुपके से सुन रही थी और वो जाकर सारी बातें माला देवी को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। अरे माला देख, जिस बात का डर था मुझे वही हुआ। तुझे पता है चित्रांशु अपने पापा से तुम दोनों पति पत्नी की कितनी बुराई कर रहा है? क्यों, क्या कह रहा था वो? अरे बोल रहा था कि तुम दोनों उसे बहुत परेशान करते हो और ना जाने क्या क्या। तौबा तौबा, देख ले तू ही अब। और हाँ, तेरी बहू भी कम नहीं है, उसको भी मैंने कई बार सुना है बोलती है कि उसे भी मायके जाना है। मंजुलिका की ये बातें माला को बुरी लगती हैं और वो बच्चों के पास जाती है। क्या बात है चित्रांशु, तुम्हें हम लोग अच्छे नहीं लगते क्या? नहीं छोटी माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन और हैं और तुम यहाँ से चले जाना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वहीं बेचारे दोनों बच्चे काफी मायूस हो जाते हैं। दुखी मत हो निहारिका। भाग्यश्री, ये सारी बातें जरूर आपकी मासी माँ ने ही बताई होंगी उनको। मासी माँ बहुत अकड़ू है, तुम लोग परेशान मत हो। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, फिर से सांप सीढ़ी खेलते हैं। हाँ जितेंद्र। माला देवी भाग्यश्री को हॉल में बुलाती हैं। भाग्यश्री, लो तुम्हारी माँ का फोन आया है। अच्छा, माँ का फोन? माँ आप कब आओगी? वो भी अपनी बिटिया की आवाज सुनकर रोने लगती है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, मैंने तुम्हें समझाया था ना विवाह के बाद कैसे रहना है, क्या करना है। तुम तो मेरी रानी बिटिया हो ना बेटा। माँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और आप मुझे इतने दिनों के बाद क्यों कॉल कर रही हैं? बेटा वो तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारे ससुराल में मैं बार बार फोन नहीं कर सकती। लेकिन क्यों माँ? बस बेटा ये सब छोड़, तू ये बता अपनी सासू माँ को तंग तो नहीं करती है ना? और ये बता तेरी रोटी सफेद दिखती है या काली, पूरी जला तो नहीं देती ना? और अपनी मम्मी की ये बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। नहीं माँ, मैं जली हुई रोटियां नहीं बनाती, वो सासू माँ ही करती है रसोई का काम। तूने देखा कैसे तेरी बहू अपने ससुराल की बेइज्जती कर रही है? छी! दीदी वो अभी बच्ची है, उसे क्या पता, लेकिन ये भी देखो ना कि उसकी माँ उसे समझा रही है। तू नहीं समझेगी, कुछ हो गया तो रोना मत। बेटा यहाँ आइए और अब हमारे साथ खीर पकाना कीजिए, ठीक है? अरे वाह माँ, खीर! मुझे तो खीर बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है, दोनों साथ में खाएंगे, ठीक है? तो दोनों साथ में किचन में खीर बनाने की तैयारियां करने लगते हैं। माला बड़े प्यार से अपनी बहू को खीर बनाना सिखा रही थी कि तभी अचानक से नरसिंह देव अपने कमरे से माला को बुलाने लगते हैं। अरे सुनती हो, वो मेरी फाइल कहाँ गई जिसमें नीले रंग का कवर था? अरे जल्दी आओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। अजी आई, बस 2 मिनट। सुनो भाग्यश्री बेटा, मैं आती हूँ, तब तक तुम यहीं पर रहो। और हाँ, घड़ी में देखकर 10 मिनट बाद तुरंत गैस बंद कर देना।
जी माँ जी, बिल्कुल, आप जाइए। आज तो मैं खूब खीर खाऊंगी, बस जल्दी से बन जाए। तभी अचानक चित्रांशु भाग्यश्री को किचन की खिड़की से बुलाने लगता है। अरे भाग्यश्री जल्दी चलो, खिलौने वाला आया है। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं। अच्छा? हाँ, और मेरे पास पैसे भी हैं। तुम जो चाहो ले लेना। चलो आओ अब जल्दी से, मैं चला। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और बिना सोचे समझे खीर को ऐसे ही गैस पर चढ़ा हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दरअसल उस समय वो ये बात भूल गई थी। वो तो बेचारी एक छोटी बच्ची थी, उसे ये सब क्या मालूम था। तो अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि आगे भाग्यश्री के सामने कौन कौन सी मुसीबतें आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।